आगे कि कौन था मोहम्मद बिन तुगलक और उसने ऐसी कौन सी योजनाएं लागू की जिससे उसे काफ़ी बार पछतावा भी करना पड़ा और काफ़ी उसे जो है कि हानि भी सहनी पड़ी। तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका और आगे ही पूछे जाने की बहुत इसकी संभावना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन था मोहम्मद बिन तुगलक और इसने कैसी कैसी योजनाएं लागू की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का एक शासक था। उसका मूल नाम या तो कहीं वास्तविक नाम उलुग खां था और वह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक वह दिल्ली के गद्दी पर बैठा रहता है। उसका शासनकाल 1325 से 1351 तक रहता है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी शासक था। आगे चलते हैं। लेकिन उसकी कई योजनाएं अपने क्रियान्वयन के असफल रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप उसे विरोधाभासों का मिश्रण या पागल सुल्तान भी कहा गया। उसकी प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये अभी तक के सुल्तानों में सबसे ज़्यादा विद्वान सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ही सबसे विद्वान था, इसे कई भाषाओं का ज्ञान था। इतना विद्वान होते हुए भी ये कैसे पागल सुल्तान कहलाया, अब हम आगे यही देखेंगे। तो प्रमुख योजनाएं इसकी निम्नलिखित है जो हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली योजना इसकी थी दोआब में कर वृद्धि योजना। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप आंसर भी इसी तरह आराम से लिख सकें। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है कि देखिए दोआब में कर वृद्धि तो कब हुआ, 1325 से 27 के बीच। उद्देश्य पहले देखिए तो देखिए साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने और सेना के खर्चों को पूरा करने के लिए इसने ये जो थी योजना बनाई। ये तो हो गया उद्देश्य। योजना क्या थी, तो योजना थी कि गंगा और यमुना नदियों के बीच स्थित दोआब क्षेत्र जो अत्यधिक उपजाऊ था उसमें भूमि कर में वृद्धि कर दी गई। यानी कि वहाँ भूमि कर लगता था तो उस जो कर था, जो टैक्स था, उसमें इसने वृद्धि कर दी, टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है। देखिए परिणाम क्या हुआ, आपने उद्देश्य देख लिया, योजना भी समझ आ गई। परिणाम ये हुआ कि दुर्भाग्यवश इसी समय दोआब क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। सुल्तान द्वारा कर वृद्धि से किसानों की स्थिति और बिगड़ गई। जब इसने योजना लागू की उसी साल भारी अकाल पड़ गया, किसानों को उल्टा खुद ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और जब किसान दुखी थे, इतना नुकसान हमें सहना पड़ रहा है, तभी इसने इतना सारा टैक्स लाके उनके सर पे रख दिया। तो वो नाराज़ हो गए और व्यापक रूप से विद्रोह करने लगे। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो सरकार ने राहत के उपाय किए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, यह योजना पूरी तरह से विफल रही। उसकी अगली योजना देखते हैं क्या थी। तो अगली योजना थी राजधानी परिवर्तन, जो वो करता है 1327 में। तो उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था साम्राज्य के दक्षिण में नियंत्रण मजबूत करना, विशेषकर नए जीते गए क्षेत्रों पर प्रभावी प्रशासन स्थापित करना और मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रहना। ठीक है। तो ये था उद्देश्य राजधानी परिवर्तन योजना का। तो योजना क्या थी, तो योजना थी उसने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगिरी, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया था, वहाँ स्थानांतरित करना का उसने निर्णय लिया। दिल्ली के निवासियों को भी दौलताबाद जाने का आदेश दे दिया। तो योजना थी कि पहले तो राजधानी दिल्ली थी, तो अब दिल्ली से जाना था दौलताबाद। कहाँ जाना था, दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहते हैं। ठीक है। तो परिणाम क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो परिणाम यह योजना भी एक बड़ी आपदा साबित हुई। दिल्ली से दौलताबाद की लंबी और कठिन यात्रा में हजारों लोग मारे गए। दौलताबाद में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव था और उत्तर भारत को नियंत्रण में रखना भी मुश्किल हो गया। कुछ वर्षों के भीतर ही सुल्तान को अपनी राजधानी वापस दिल्ली स्थानांतरित करनी पड़ी, जिससे भारी धन और जनहानि हुई। इतने सारे लोग को तो पहले वो लेकर दौलताबाद गया, अब इतनी लंबी यात्रा वो इतने सारे लोग को एक साथ करा रहा था, गर्मी भी थी ऐसा कहा जाता है, तो आधे ज़्यादा लोग तो वहीं मारे गए और वहाँ पे बहुत सुविधा थी ही नहीं वहाँ पे बिल्कुल। तो भारत में नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया और कुछ वर्षों के भीतर ही वो वापस आ गया। तो ये जो योजना थी वो भी असफल साबित हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट योजना जो यूज़ की थी वो थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो वो करता है 1329 से 30 के बीच। ठीक है।
तो देखिए इसमें उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि जो चांदी की कमी को दूर करना, ठीक है, राजकोष को भरना और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, ये उसका उद्देश्य था। योजना क्या बनाता है, योजना बनाता है कि चांदी के टंके के स्थान पर कांसे और तांबे के सिक्के चला दें जिनका मूल्य चांदी के टंके के बराबर माना गया। इस सिक्कों पर शाही मुहर लगाई गई थी। परिणाम यह हुआ कि यह योजना भी बुरी तरह से विफल रही। सरकार द्वारा सिक्कों के निर्माण पर कोई सख्त नियंत्रण नहीं था, जिससे लोगों ने बड़े पैमाने पर जाली सिक्के ढालना शुरू कर दिया। जाली सिक्कों की भरमार से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, बिगड़ गई, डगमगा गई, व्यापार बंद हो गया और सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंततः सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा को वापस लेना पड़ा और चांदी के सिक्के फिर से जारी करने पड़े। तो यहाँ पे इसकी जो गलती थी वो क्या था कि देखिए कि निर्माण पर कोई सख्त नियंत्रण उसने नहीं रखा था, ठीक है। अब इसकी अगली योजना देख लेते हैं। तो अगली योजना थी खुरासान विजय की योजना। तो देखिए वो इसने किया 1332 से 1333 ईस्वी के बीच, ठीक है। तो इसमें वो क्या करता है, उद्देश्य था इसका कि मध्य एशिया में अपनी शक्ति का विस्तार किया जाए और खुरासान, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान का हिस्सा है, को जीता जाए, ठीक है। तो योजना क्या बनाई, योजना बनाई कि उसने एक विशाल सेना लगभग 3.70 लाख सैनिक का गठन किया और इन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया। अग्रिम वेतन का मतलब है एडवांस सैलरी दे दी। परिणाम क्या हुआ कि खुरासान की राजनीतिक स्थिति में बदलाव आ गया और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण यह योजना कभी भी क्रियान्वित नहीं की जा सकी। सेना को भंग कर दिया गया, जिससे शाही खजाने पर भारी बोझ पड़ा और बड़ी संख्या में सैनिक बेरोजगार हो गए। अब ऐसा कई इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि इसने अंतिम समय में इसने एक तो इतने सारे सैनिक मतलब कि बुला लिए, एडवांस सैलरी दे दी और अंतिम समय में जाके जिससे युद्ध करना था उससे इसने संधि कर ली, ऐसा भी कहा जाता है। जिसके कारण इसके इतने सारे जो सैनिक थे सारे विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। अब उस विद्रोह को दबाने के लिए ये क्या करता है, अब वो देखते हैं। कराचील अभियान ये होता है 1333 से 1334 में। तो देखिए उद्देश्य था हिमालयी क्षेत्र, संभवतः कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के कराचील पर नियंत्रण स्थापित करना और चीन की ओर से होने वाले हमलों को रोकना। योजना उसने एक सेना भेजी, पर कई इतिहासकारों का ऐसा भी कहना है कि वो जो मतलब कि सैनिकों ने विद्रोह किया था उसे दबाने के लिए इसने ऐसा किया। तो देखिए योजना तो उसने एक सैनिक भेज दी, परिणाम खराब मौसम, पहाड़ी इलाकों और स्थानीय विरोध के कारण यह अभियान भी असफल रहा। उसकी अधिकांश सेना पहाड़ों में नष्ट हो गई। बहुत कम सैनिक ही वापस लौट पाए, कई सैनिक तो एक दूसरे से ही भिड़कर ख़त्म हो गए। तो उनका जो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, ऐसा भी कहा जाता है कि उसने विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों के उन्हें कह दिया जाओ कराचील पर अभियान करो, जाओ कराचील पर आक्रमण करो। और कराचील बहुत ही पहाड़ी एरिया था, तो उसके सैनिक एक तो चढ़ नहीं पाए, बहुत कम चढ़े जो वापस आए और कुछ वहीं लड़के मर गए। तो ये था उसका कराचील अभियान। तो ये थे उसके सारे अभियान जिसके कारण उसे पागल सुल्तान भी कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक की सभी योजनाएं महत्वाकांक्षी और नरोमेंशी थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन त्रुटिपूर्ण रहा। उसने दूरदर्शिता और सिद्धांत के रूप में सही विचार रखे, लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयाँ, खराब आकलन, प्राकृतिक आपदाओं और जनता के सहयोग के अभाव के कारण वे सभी विफल रहीं। असफलताओं ने सुल्तान सल्तनत की वित्तीय स्थिति को कमज़ोर कर दिया, जनता में असंतोष बढ़ाया और अंततः उसके साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक और उसके जो योजनाएं थी जो कि असफल रहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।